तो चलो बच्चों, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की चर्चा करते हैं और 10 या 15 मिनट के अंदर मैं इसमें आपको इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसके कंडीशंस को भी समझ लेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलो, मैं इतना समझता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने क्लास 12 की पढ़ाई करते रहे होंगे। तो चलिए, उसी के सिलसिले में एक वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स शुरू करता हूँ, जहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ निकालेंगे, उसके साथ ही इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए, मैं बहुत सारे सेल को यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप जानते हैं, ऐसा सेलों का समूह कॉम्बिनेशन जो सारे सेल के क्रॉस ईएमएफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो एक सेल ए हो गया जिसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। और दूसरे एक और सेल लेता हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ है E2। अब दोनों को किसी एक पॉइंट पर, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और दोनों का निगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पर, और इस तरह का कॉम्बिनेशन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो डिराइवेशन फार्मूला तो आप पढ़ लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको। तो मान लो यहाँ से I1 करंट इंटर किए निकला, यहाँ से I2 निकला, तो सर्किट में कितना करंट जाएगा I, कितना फिर लौट के आएगा I। अब इसके साथ ही आप जानते हैं ये I का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, उसका एक फार्मूला आप पहले से जानते हैं। ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर A है, यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो VA माइनस VB आप क्या लिखेंगे, E माइनस ईएमएफ माइनस IR इंटरनल। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है, ईएमएफ, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो I1 के लिए, यहाँ पर I के लिए क्या फार्मूला होगा, इसको हम V भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू E, V इक्वल टू, ये V हुआ ना, अब इसको V लिख दिया, इसको E लिख दिया, इसको IR लिख दिया। ये IR इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमको I का फार्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, IR को इधर लेके चले आए, E रहने दिया, V को इधर लेके चले आए, I निकालना है, तो क्या हुआ, E माइनस V बाई R, ये फार्मूला आपको मालूम हो गया। तो इसी के हिसाब से I1 आप निकाल सकते हैं। तो I1 निकाल दें, I1 क्या होगा, E1 माइनस V बाई R1। I2 क्या होगा, तो E2 माइनस V बाई R2 होगा ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला कैसे आया आपको यहाँ बता दिया, उसी के सिलसिले में उसी की तरह I1 I2 को निकाल लिया। अब आपको इतना भी दिख रहा होगा, जो I1 I2 को जोड़ेंगे तो I बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ I1 प्लस I2 इक्वल टू I बराबर, ये फार्मूला में देखिए, इसको दोनों को जोड़ देता हूँ I1। तो क्या होगा, E1 माइनस V बाई R1, E2 B माइनस V बाई R2। तो I का फार्मूला हो गया, तो E1 बाई R1, E2 बाई R2, V बाई V कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, देखिए V कॉमन लूँगा तो V बाई R1 होगा, V बाई R2 होगा, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब क्या करता हूँ ना, हमको V निकालता हूँ पहले। V बराबर क्या होगा, इधर लेके चला जाता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बराबर E1 बाई R1, E2 बाई R2 माइनस I। अब क्या है ना, इस टर्म को हटाता हूँ, 1 बाई R1 1 बाई R2 को इधर दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या V बराबर क्या होगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 को डिवाइड किया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, माइनस I, ये वाला डिवाइड हो गया तो यहाँ भी आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इक्वेशन 1 हुआ। अब दूसरा इक्वेशन, यदि ये सिंगल सेल होता तो क्या होता, तो इसको हटाएं, चाहे यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपको वीडियो
दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बाकी काम को कर देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। यदि एक सेल रहता तो ई इफेक्टिव और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता, आर इफेक्टिव। तो क्या लिखते, अब यहाँ पर भी हम I बराबर क्या लिखते, ये फिर V बराबर क्या लिखते, तो E इफेक्टिव माइनस I R इफेक्टिव। अब कंपेयर करेंगे, E इफेक्टिव के जगह पर देखिए इक्वेशन 1 है, ये E इफेक्टिव के जगह पर हम क्या लिखे हैं, ये वाला पूरा टर्म लिखे हैं। तो E इफेक्टिव की जगह पर आप लिख सकते हैं ना जी, E इफेक्टिव के जगह पर आप लिख सकते हैं E1/R1 E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, E1/R2 एलसीएम लेके जोड़ दिया, E2/R1 और नीचे में हो गया R1/R2 और नीचे में इसको जोड़ता हूँ तो एलसीएम 1/R2 ना जी, R1 × R2। अब ये तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये नीचे नीचे कट गया तो E इफेक्टिव क्या होगा, आपको हो गया E1/R2 E2/R1 R1 प्लस R2। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब R इफेक्टिव की बात करेंगे तो R इफेक्टिव में कम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हूँ। इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए। आप तो वीडियो को बैक पॉज करके देख ही सकते हैं, इसलिए मैं मिटा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R इफेक्टिव, यहाँ R इफेक्टिव लिखूँगा I के साथ इंटू R, तो I के साथ ये क्या है 1/L, तो लिखूँगा 1/R1 प्लस 1/R2 ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा 1/ एलसीएम हो जाएगा R1 R2, क्या होगा एलसीएम R1 R2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो R2 जाएगा, इसे डिवाइड करूँगा तो R1 बचेगा। तो प्लस में हम आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा R1 × R2 R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। तो R इफेक्टिव का फार्मूला हो गया। यदि मैं 1/R इफेक्टिव लिखूँ तो क्या लिखेंगे आप, इसको भी आप पलटना पड़ेगा, R1 प्लस R2 नीचे में R1 × R2 ना। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं R1/R1 × R2 और R2/R1 × R2। तो काट दीजिए, R1 को R1 से 1 रह जाएगा, R2 को R से तो 1। तो आप देख रहे हैं जो 1/R1 ये हो गया प्लस 1/R2 ये हो गया, यानी R इफेक्टिव के लिए आपके पास फार्मूला हो गया। तो चाहे मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से, बहुत छोटा वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, तो मैक्सिमम करंट कब ड्रॉप कर सकते हैं, मिनिमम कब कराएंगे पाएंगे करंट, उसको देखते हैं। इसको हटाते हैं हम और मैक्सिमम करंट का कंडीशंस को प्राप्त करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको पूछेगा जे यदि 2 या 2 से अधिक सेल को हम क्या करें, पैरेलल में जोड़ दें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, मैं 2 के लिए बताया। अब बहुत सारा सेल होगा तो आप क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, n सेल्स हो, n सेल्स क्या है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इफेक्टिव ईएमएफ में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं उसको कोशिश करता हूँ जो आपको समझा दें। तो ई इफेक्टिव के लिए आपने पढ़ा E1/R1 E2/R2 1/R1/1/R2 ना जी। अब एन सेल है ना, तो एन सेल होगा तो यहाँ पर आएगा
E3/R3, ऐसे EN/RN, यहाँ पर वही बात बढ़ते जाएगी 1/R3 और 1/RN तक अब जाएंगे ऐसे से करके। तो ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ निकालने की तरीका। जब बहुत सारा सेल हो, 2 सेल तो रहेगा तो अब फार्मूला आपको दे ही दिया था। अब n सेल होगा तो आप कैसे निकालेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं मान लेता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, 5 गो 5 रेजिस्टेंस 5 ईएमएफ को जोड़ दिया, सबका पोटेंशियल ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है 2 वोल्ट, सारे का 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अच्छा मान लेते 4 गो, 1 2 3 4, सबको जोड़ दिया किसी पॉइंट के बीच में, ठीक है। इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा ना, इसको लिखता है 0.1 1 ओम लिख देता हूँ, 1 ओम, सब जगह 1 ओम रहेगा, सब जगह कितना होगा 1 ओम। तो आप जानते हैं जो 1/R इफेक्टिव बराबर, ये तो निकालना जानते हैं, 1/R प्लस 1/R, ये है 4 टाइम्स, तो 1/R इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 1/2 कितना बार 4 टाइम्स, यानी R इफेक्टिव हो जाएगा कितना 4 गुने 1/2, 1/R इफेक्टिव ना। तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 ओम हो जाएगा। ओह, ये बात हजम हो रही है क्या, 4 गुने क्या किया, यहाँ पर 1/2 कैसे कर दिया, यहाँ 1 है ना जी, 1 है, तो 4 गुने 1 हो गया, 4 गुने 1 हो गया तो 1/4 हो जाएगा। 1/R इफेक्टिव बराबर क्या होगा 1/4, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में, R इफेक्टिव निकालना आसान है। अब E इफेक्टिव कैसे निकालिएगा, तो चलिए E इफेक्टिव निकालने के लिए मैं आगे के वीडियो को E1/R1 2/1 कितने बार, इसको 4 टाइम्स ना जी, 4 टाइम्स हुआ, तो बटा 1/1 ये भी होगा ना, 1/R1 1/R2, तो क्या होगा 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं तो जितने भी सेल है इक्वल सेल है, और इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका ईएमएफ एक ही सेल के बराबर हो रहा है, एक ही सेल के बराबर हो रहा है। लेकिन सीरीज में जोड़ा जाता तो सब वेक्टर माने क्या होगा, अलजेब्रिक सम हो जाता। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे सेल को यदि इक्वल सेल को जोड़े हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो हमारा इफेक्टिव ईएमएफ एक सेल के बराबर रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं मैक्सिमम करंट के लिए यदि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं तो हमारा मैक्सिमम करंट का कंडीशंस क्या होगा, मिनिमम करंट का कंडीशंस क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हटाता हूँ और आगे की टॉपिक्स को कंडीशन